नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा घूम फिर के आपको आपकी गलतियों के बारे में ज़रूर रियलाइज़ करवाता है। और कर्मा ये नहीं देखता कि आप रिच हो या फेमस हो, आप कौन हो, आप बहुत खूबसूरत हो या आपके पास बहुत पैसे हैं या आप किसकी औलाद हो, आप कहाँ से भी आए हो, आप कोई भी हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि यार अगर हम सो एंड सो पर्सन होते या हमारी सो एंड सो की जैसी लाइफस्टाइल होती तो हमारे ऊपर तो कभी कोई दुख ही नहीं आता, हमारे रिलेशनशिप्स चलते रहते और हमारा सब ठीक होता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवान ने भी ये दुनिया बनाई है और उसमें इतने बड़े बड़े रिच एंड फेमस व्हाटएवर लोग डाले हैं। तो वो क्यों है? ताकि हम लोग अपनी आंखों से देख सकें। बल्कि इस दुनिया में तो दोस्तों भगवान खुद ऊपर से जब भगवान आते हैं प्लैनेट पे रीइंकार्नेट होके, तो उनको भी दुख उठाना पड़ता है। इनफैक्ट शिवा एक ऐसे भगवान है जो कभी रीइंकार्नेट नहीं हुए, ठीक है, हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। एक ही बार वो स्वयंभू के टाइम पे पैदा होते हैं, सतयुग में, बिगनिंग ऑफ द अर्थ। उसके बाद फिर वो वापस से सब कुछ होता है, सब कुछ रिबूट होता है, फिर से विष्णु स्वयंभू रूप में आते हैं, फिर सब कुछ होता है, वो छोटे बेबी बनते हैं, बड़े हो जाते हैं, ऑल दैट। उनकी भी लाइफ में आप देखिए, उनके भी रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप डायनामिक्स में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख के हम सीख सकते हैं कि हाउ वी शुड कंडक्ट आवरसेल्व्स। लेकिन हमारे आसपास ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनको लोग भगवान की तरह ही पूजते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे ऐसे लोगों को जो कि सेलिब्रिटीज़ के घर के बाहर ऐसे एकदम फरियादियों की तरह खड़े हो जाते हैं, उनको देखते हैं, उनको विश करने जाते हैं। मतलब काम तो चलो एक एक्टर का काम है या एक फेमस पर्सन का काम ही है लोगों को एंटरटेन करना, लेकिन कुछ लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे और उनके ऊपर तो भैया कर्मा का कोई असर ही नहीं होता। बट ये रॉन्ग है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ऐश्वर्या राय की मैरिड लाइफ के बारे में। तो आप सब लोग काफ़ी सिंपैथी दे रहे हैं ऐश्वर्या राय को, मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे वीडियोस में। अभिषेक बच्चन को एकदम विलेन की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनका अफेयर चल रहा है किसी के साथ और उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी अपने एक चैनल माया नगरी फाइल्स में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि देखो इतनी बड़ी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, व्हाटएवर, मिस इंडिया है, लेकिन देखो ज़रा दोस्तों, उसकी खुद की फैमिली, उसके सास ससुर या फिर उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, वो उसके साथ एक फ़ोटो तक नहीं खिंचवाना चाहते, वो साथ में पोज नहीं कर सकते, वो साथ में बैठ नहीं रहे, वो साथ में हैंग आउट नहीं कर रहे हैं पब्लिकली। प्राइवेटली क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते, आई डोंट नो, मैं उनको जाके देख नहीं रही हूँ। बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो हम ये चीज़ देख ही रहे होते हैं कि उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग एनिमोसिटी है जो खुल के बाहर दिखती है। मतलब यू कैन क्लियरली सी कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब एविडेंट लेवल पे, चाहे वो कितना ही हाइड करें। तो अंबानी की वेडिंग में ये हुआ कि ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अकेले आई, सोलो आई। वो अलग बात है कि अंदर जाके वो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी साथ में बैठे हुए थे, बट अभिषेक बच्चन ऑल थ्रू आउट द टाइम काफ़ी डिस्टेंट लग रहे थे और लोग अभिषेक बच्चन के इस डिस्टेंट बिहेवियर को लेके उन्हें विलेनाइज करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ही शुड नॉट बी विलेनाइज्ड। रीज़न क्या है इसके पीछे? और मैं ऐश्वर्या को भी विलेनाइज नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक टाइम था जब ऐश्वर्या वॉज डेटिंग सलमान खान एंड सलमान खान भी एक बहुत फेमस एक्टर है। तो दे हैड दिस ऑल्टरकेशन जिसमें कि ऐसा निकल के आया कि इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, मारपीट होती है एंड ऑल ऑफ दैट। अगेन यही पॉइंट है कि क्या एक मिस इंडिया जो कितनी सुंदर लड़की है, जिसको देख के इतने सारे लोग मॉडल बनना चाहते हैं, एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, मुंबई भाग जाते हैं अपना सब छोड़ छाड़ के, क्या उसकी लाइफ परफेक्ट है? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है? मतलब हाउ कैन दैट बी, राइट? नोबडीज़ लाइफ इज़ परफेक्ट। परफेक्ट जो दिख रहा है वो परफेक्ट होता नहीं है। तो उन दोनों के बीच में एक ऑल्टरकेशन होती है एंड ऐश्वर्या स्टार्ट्स डेटिंग विवेक ओबरॉय।
या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप जब टर्मोइल फेज से गुजर रहा था, यानी कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सलमान खान का स्टिल ब्रेकअप नहीं हुआ था ऐश्वर्या के साथ, क्योंकि अगर 100% ब्रेकअप हो चुका था तो फिर वो दोनों ये ऑल्टरकेशन वाली सिचुएशन में आ ही क्यों रहे थे। हो सकता है उनके बीच में एक रनर चेजर या एक हॉट एंड कोल्ड चल रहा हो, कि मतलब ब्रेकअप हो जाता होगा, फिर पैचअप हो जाता होगा, फिर ब्रेकअप पैचअप। अच्छा, इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था सोमी अली का, और वो भी सलमान खान की कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, वन ऑफ द एक्सेस। तो सोमी अली ने भी ये चीज़ बोली थी कि व्हेन सलमान वाज अबाउट टू गेट मैरिड टू संगीता बिजलानी, शी वाज डेटिंग सलमान खान। एंड देन वन फाइन डे जब इनकी शादी के कार्ड्स भी बढ़ गए थे, तो संगीता बिजलानी फाउंड आउट एंड शी कन्फ्रंटेड देम एंड शी आस्क्ड सलमान कि चूज़ बिटवीन मी और हर। तो सलमान खान एट दैट टाइम चोज सोमी अली। तो सोमी अली ने ये चीज़ बोली कि ये कर्मा था, उनका कर्मा गलत था उस टाइम, उन्होंने किसी का रिश्ता तोड़ा, तो आगे जाके सेम चीज़ ऐश्वर्या राय ने भी उनके साथ करी। यानी कि ऐश्वर्या राय फुल्ली अवेयर थी। देखिए, हम लोग कहते हैं कि भाई शादी टूट रही है, शादी तो ठीक है तोड़ दी किसी ने किसी की, व्हाटएवर, यही सब करके, लेकिन रिलेशनशिप के भी तो कोई मायने होते हैं। सोमी अली और सलमान खान काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे संगीता बिजलानी उसके साथ थी। चलो, संगीता बिजलानी ने तो शादी कर ली, शी गॉट सेटल्ड विद समवन, लेकिन सोमी अली और सलमान खान एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट सोमी अली भी ये कहती हैं कि सलमान खान उनको पीटते थे, ही यूज्ड टू हिट हर एंड ऑल ऑफ दैट। अब वो क्यों पीटते थे, ऐसा वो क्या करती थी कि सलमान खान को उसे स्लैप करना पड़ता था, ये तो दोनों के रिलेशनशिप के बीच की बात है। मैं तो कहती हूँ कि जब रिलेशनशिप इस लेवल तक आ चुका हो कि दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, या एक दूसरे को मार रहा है, या कोई गाली गलौज चल रही है, या इवन मैं तो इसे भी वायलेंस कहती हूँ कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में कोई चीज़ को लेके बातचीत होती है, ये मैंने सोमी अली के इंटरव्यूज़ देख के फील किया है कि एवरी टाइम शी टॉक्ड अबाउट सलमान, इवन टिल डेट, कि पहले तो वो सलमान खान की बुराइयाँ करती हैं किसी भी इंटरव्यू में जाके, फिर कोई ऐसी चीज़ कर देती है कि ऐसा लगता है कि शी स्टिल केयर्स फॉर हिम। उसके बाद जब सलमान उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं करता तो फिर वो उसे बैड माउथ करने लग जाती है। अब जब यही चीज़ साथ रहते हुए होती होगी तो कितनी टॉक्सिक हो जाती होगी। खैर, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड समवन्स फिजिकल अब्यूज़ और वायलेंस। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि हमें नहीं पता कि कोई दो लोग आपस में हाथापाई क्यों कर रहे हैं, किस लेवल तक कोई बंदा जा रहा है। और अगर एक ही बार किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया या एक ही बार आपके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, तो आप उसके बाद उस इंसान के साथ कंटिन्यू ही क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या कारण है कि आप कंटिन्यू ही कर रहे हो अपनी इतनी बेइज्जती करा के? तो फिर जब एक बार आपके ऊपर किसी ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी 4 लोगों के सामने और फिर भी आप उसके साथ कंटिन्यू करते हो, तो आप कहीं ना कहीं ये मैसेज सेंड आउट करते हो कि यू आर ओके विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर बिकॉज यू आर स्टिल इन लव विद दैट पर्सन। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैंने बस दूर से देखा है, मुझे खुद भी पता है कि रिलेशनशिप्स जब टॉक्सिक हो जाते हैं तो लोग खुद ही पर्सनली भी उसमें रहते हैं, नहीं रहना चाहिए। सो नाउ कमिंग बैक टू ऐश्वर्या राय, तो ऐश्वर्या राय भी बहुत अच्छे से जानती थी कि सलमान खान इज़ इन अ सीरियस रिलेशनशिप विद समवन, जिसके साथ वो शादी करने वाला है, जिसके लिए उसने किसी और के साथ अपनी शादी तोड़ दी थी। उसके बाद भी ऐश्वर्या ने रिलेशनशिप किया और काफ़ी इंटेंस रिलेशनशिप किया, और हर रिलेशनशिप की तरह सलमान और उसका रिलेशनशिप शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉयबल था, लेकिन आगे जाके उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने फिल्म मेकर सतीश कौशिक के साथ काम किया हुआ है काफ़ी, और एक मूवी एज अ स्क्रीन प्ले राइटर लिखी थी और उनकी एक मूवी की मार्केटिंग भी की थी। उसके बाद भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए वो मुझे हमेशा कहते थे कि ये वाला भी कर लो, ये वाला भी कर लो, बट किसी ना किसी कारण से मैं नहीं करती थी। स्पेशली इसलिए भी क्योंकि उन दिनों में मैं इनर वर्क के वर्ल्ड में थी। आज की डेट में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वही बात समझ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी कुंडलिनी असेंशन चल रही थी, तो मुझे सिर्फ इनर वर्क ही दिखाई देता था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने भी मुझे बड़ी चटपटी बातें, बहुत सारी गॉसिप्स दी थी सलमान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप को लेके, और उनका खुद भी सलमान खान से एक बड़ा मेजर ऑल्टरकेशन हुआ था बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, जब तेरे नाम की शूट चल रही थी। खैर, अब वो यहाँ रहे नहीं हैं सतीश कौशिक जी, अगर वो होते
तो मैं उनको ज़रूर इनवाइट करती क्योंकि वो मेरे हर काम को सपोर्ट करते थे। उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता था यूट्यूब पे जो भी मैं बोलती थी। उनके वीडियोस भी हैं मेरे पास जिसमें वो सुना मून चैनल की तारीफ़ कर रहे हैं, या फिर जो भी मैं एनिमल से रिलेटेड करती हूँ वो बड़े इंटरेस्टेड थे और हाचिको मूवी का रीमेक बनाना चाह रहे थे इंडिया में। और उस एक प्रोजेक्ट में तो मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड होती, बिकॉज हाउ मच आई लव एनिमल्स। खैर, जो ऊपर वाला लिखता है, जो प्रारब्ध होती है वो ज़रूर होती है। जो काम हमसे ऊपर वाले ने करवाने वो काम हमसे वो करवा के ही रहते हैं, और जो नहीं करवाने वो भी नहीं कराते। और हम सबका यहाँ पे लिमिटेड टाइम है दोस्तों। जैसा कि बावर्ची मूवी में, नॉट बावर्ची, आनंद मूवी में कहा गया है, बड़ा अच्छा ही इंटरेस्टिंग डायलॉग है अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में, कि हम सब की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं और हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथों में है। कब किसकी डोर कट जाए कुछ पता नहीं चलता। तो वापस आते हैं, ऐश्वर्या राय, विवेक ओबरॉय, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। इन सबको देख के क्या हमें समझ में आता है कर्मा के बारे में। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ऐश्वर्या और सलमान के रिलेशनशिप में अगर दरार आई थी तो वो नन अदर देन सोमी अली की वजह से ही आई थी। बिकॉज सोमी अली वो एक ऐसी एक्स थी जिससे मिलने सलमान गए थे व्हेन शी वाज नॉट कीपिंग वेल, एंड ही वांटेड टू जस्ट सपोर्ट हर। ठीक है कि मैंने इस लड़की के साथ इतना समय बिताया है तो अभी ये मुसीबत में है तो लेट मी हेल्प हर आउट। तो उस बात से ऐश्वर्या नाराज़ हो गई थी। ये बड़ा सिमिलर लगता है श्रीदेवी, बोनी कपूर और जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उसके डायनामिक को देखे, क्योंकि श्रीदेवी जब बोनी कपूर की लाइफ में आई थी तो वो ऑलरेडी मैरिड थे एंड शी केम इन because she was dating Mithun Chakrabarti. Mithun Chakrabarti could not divorce his wife, so Sridevi was staying at Boney Kapoor's house. और ऐसे में उन्होंने बोनी कपूर की वाइफ की नाक के नीचे बोनी कपूर के साथ अफेयर किया, वो प्रेग्नेंट हो गई और बाद में शी वॉज द वन हु हैड अ प्रॉब्लम विद हिज फर्स्ट वाइफ। तो अगर बोनी कपूर अपनी पत्नी से मिलने जाते थे किसी भी कारण से, बच्चे भी थे, तो श्रीदेवी यूज्ड टू गेट रियली अपसेट। तो ऐसा ही कुछ ऐश्वर्या ने भी किया कि भाई तुम अपनी एक्स से मिलने क्यों गए। ये लड़कियां जो इन जनरल ऑल्सो मैं कह रही हूँ, जो किसी और के रिलेशनशिप में घुस जाती हैं, मुझे लगता है वो सारी ज़िंदगी खुश भी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके माइंड में ये बात हमेशा रहती है कि इस आदमी ने किसी को छोड़ के मेरे साथ अपना रिश्ता बनाया। बिकॉज दे नो कि जिस बंदे के साथ वो रिलेशनशिप में हैं उसने किसी को छोड़ के, मतलब किसी के साथ आप कमिटेड हो, सोचो 3 साल 4 साल 2 साल 2.5 साल, आपने उसके साथ वादे किए हैं, आपने उसके साथ कसमें खाई हैं, आपने उसके साथ फ्यूचर की चीज़ें कमिट करी हैं। आपने क्या पता उस इंसान को वेटिंग में डाला हो जानबूझ के कि भाई थोड़े दिन का मुझे समय दे दो, थोड़ी मुझे मोहलत दे दो। कोई भी, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती, रिलेशनशिप कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और जिस दौरान रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है और कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब वो इंसान कहीं और घूम रहा है और उसको कोई लड़की मिल जाए या कोई लड़का मिल जाए, ये दोनों पे अप्लाई होता है, दोनों जेंडर्स पे, और वो उस इंसान को पीछे छोड़ दे जो बेचारा उसके लिए बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और एक नए बंदे को पकड़ ले, नए बंदा बंदी को पकड़ ले, तो वो जो नया इंसान है उसको भी ये बात सोचनी चाहिए कि आज ये अगर मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है तो क्या ये आगे जाके किसी और के साथ ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती? क्यों नहीं, वाई नॉट? 100% चांसेस हैं। और ये चीज़ सोचनी चाहिए लोगों को, लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि जो चीटेड ऑन हुआ है ना उसको तो फिर भी क्लैरिटी मिल गई, वो तो फिर भी भगवान को थैंक यू बोल सकता है कि थैंक यू गॉड, तुमने मुझे एक चीटर से और एक लायर से बचा दिया। लेकिन जिसने साथ मिलके चीट फेस्ट किया है उसका क्या होगा सोचो? वो तो सारी ज़िंदगी एक चीटर के साथ है, और वो चीटर अगर किसी और को छोड़ के तुम्हारे पास आ सकता है तो वो तुम्हें छोड़ के भी किसी और के पास जा सकता है। और कई बार तो ये चीटर्स जो होते हैं अपनी एक्स के पास ही वापस जाते हैं, एक्स के पास या वाई के पास। क्यों? क्योंकि उनको एक फीलिंग रही है उस इंसान के साथ। अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो ऐसे में इंसान ना भागने की सोचता है, एस्केपिज़म के बारे में सोचता है, और उस एस्केपिज़म में या उस रीबाउंड में उसे कोई मिल जाता है जो कुछ समय के लिए उसका दिल बहला देता है। पर वो जो दिल बहलाया है वो दिल बहलाने तक ही रहता है। कई लोग इसे बहुत ज़्यादा ही आगे तक ले जाते हैं
शादी कर लेंगे, बच्चे बच्चे पैदा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पीछे छूटे हुए इंसान के साथ कुछ समय बिताया। ये एक इंसान का कैरेक्टर बताता है। इसीलिए मुझे लगता है पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो कुछ लोग पॉलीगैमी को एक्सेप्ट करते थे, और आज भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि यार इस इंसान को ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए होगा। और फिर पॉलीगैमी नहीं, हाँ पॉलीमरस रिलेशनशिप, पॉलीमरस भी कह सकते, पॉलीगैमी भी कह सकते, राइट। पॉलीगैमी में भी मुझे लगता है कि एक सर्टन टाइप का माइंडसेट चाहिए होता है किसी के साथ रहने के लिए, एक सर्टन टाइप ऑफ ऑनेस्टी चाहिए, क्योंकि जो पॉलीमरस लोग होते हैं, जो रियल पॉलीमरस होते हैं, वो कुछ छुपाते नहीं अपने पार्टनर्स से। अगर वो किसी के साथ हैं और उनको कोई और पसंद आ गया तो वो बता देते कि मुझे ये पसंद आ गया, अब तुम बताओ तुम्हें इसके साथ रहना है या नहीं रहना। और वो दूसरे को भी बता देंगे कि हाँ मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है नहीं रहना। खैर मैं इस वीडियो में पॉलीमरस रिलेशनशिप को भी एडवर्टाइज या प्रमोट नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मैं तो सिर्फ कर्मा की बात करना चाह रही हूँ। और कर्मा जो है वो किसी का घर नहीं छोड़ती। कर्मा इज़ अ बिच, बहुत अच्छी लाइन है ये, क्योंकि मैंने देखा है कि बाकी सारी जानवर तो लॉयल होते हैं, सारे जानवर बड़े अच्छे लॉयल होते हैं, बट डॉग्स की लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है, और बिचेस जो होती है वो ख़ास तौर से बहुत लॉयल होती हैं। तो कर्मा इज़ अ बिच, तो कर्मा अगर आपका अच्छा है तो आपके लिए बहुत लॉयल रहेगा। वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं वो आपको दिखाएगा कि यार तुमने अगर अच्छा किया तो तुम्हारा भला होगा, और नहीं किया तो वापस आएगा वो। तो अब सोमी अली को तो पता चल गया कि भाई सलमान खान के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा किया, बट शी कंटिन्यूड हर पॉजिटिव इक्वेशन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेराज ऐश्वर्या राय ने जाके FIR फाइल कर दी, और इस सब के बीच में ऐश्वर्या की लाइफ में थे विवेक ओबरॉय, जिन्होंने हर चीज़ के बावजूद नॉट ओनली ऐश्वर्या राय को हेल्प किया, सपोर्ट किया, उनका ध्यान रखा, बट अपने करियर को दांव पे लगा के पूरी दुनिया के सामने पब्लिकली एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसको आज भी अगर आप देखो तो आप हैरान रह जाओगे कि इस बंदे ने इतनी हिम्मत दिखाई कैसे, प्यार की खातिर, एक लड़की की खातिर, एक लड़की के प्यार की खातिर। विवेक ओबरॉय चाहते तो ऐश्वर्या राय को एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह रख सकते थे, वो चाहते तो शायद इतने सीरियस ही नहीं होते, वो चाहते तो सलमान खान को भी थोड़े दिनों के लिए इग्नोर कर देते और बोल देते कि ठीक है यार मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं था, तो खुद ही आ गई मेरे पास। वो कुछ भी बोल सकता था उस टाइम पे, बट बहुत ही मैनली तरीके से। मैं दोस्तों ये कहना चाहती हूँ कि ना मैं ऐश्वर्या राय की फ़ैन हूँ, ना मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ, ना मैं विवेक ओबरॉय की फ़ैन हूँ, ना मैं सोमी अली की फ़ैन हूँ, ना मैं अभिषेक बच्चन की फ़ैन हूँ, मैं किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ। बट मैं इनकी डायनामिक्स को देख के जो बोल रही हूँ वो मुझे लगता है कि ये लोगों तक जाना चाहिए। तो विवेक ओबरॉय बहुत भयंकर लेवल का स्टैंड ले लेते हैं ऐश्वर्या के लिए, जिसकी वजह से उनकी सारी ज़िंदगी, जो करियर जो था फिल्म इंडस्ट्री वाला, ख़राब हो जाता है। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अच्छा ही हुआ, बिकॉज ही स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन NGOs एंड ही गॉट मैरिड टू अ वेरी नाइस गर्ल, और आज तक उनकी शादी अच्छी चल रही है, सुकून से चल रही है। मतलब इन सब लोगों के बीच में अगर कोई एक बंदा खुश है अपनी मैरिड लाइफ से तो वो विवेक ओबरॉय है। क्यों? क्योंकि विवेक ओबरॉय इन सबसे ज़्यादा लॉयल था, और भगवान ने उसकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड किया कि देख भाई इतनी लॉयल्टी तूने दिखाई है अपने प्यार की खातिर, तो ले भाई तुझे ही मिलना चाहिए अच्छा इंसान, अच्छा पार्टनर। बाकी लोग बुरे नहीं हैं, बट बाकी लोग उतने मतलब सेटिस्फाइड नहीं लगते अपने रिलेशनशिप डायनामिक से जितनी कि विवेक और उसकी फैमिली लाइफ लगती है। विवेक में भी हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को लेके कुछ कमियां हो सकती हैं, मे बी ही ऑल्सो हैज़ फ्लॉज। लेकिन आप देखो इस समय में जब सलमान खान, जिसने उसको इतना टॉर्चर किया, इमोशनल अत्याचार किया, उस बंदे के अगेंस्ट जो बिश्नोई है, अपना लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई के केस में भी विवेक ओबरॉय को पॉजिटिव पॉइंट मिला है, क्योंकि कहीं किसी इवेंट में विवेक ओबरॉय ने जाके लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ़ करी, उस पूरे कम्युनिटी की तारीफ़ करी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बिश्नोई समाज, बिश्नोई कम्युनिटी वाकई में तारीफ़ के काबिल है। अब चाहे लोग इसे पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, मुझे नहीं पता, बट मैंने जितनी रिसर्च करी है उनके बारे में, और वो जो उनके गुरु हैं उनके बारे में, जिस तरह से वो नेचर की इज़्ज़त करते हैं, ये बात काबिल तारीफ़ है।
और विवेक ओबरॉय ने जाके किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल दी कि भाई ये तो काबिले तारीफ़ लोग हैं। और वो देखो ऐसे समय पे वायरल हुआ जब आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आजकल सलमान खान का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बिश्नोई, खैर बिश्नोईस के साथ तो सलमान खान का बहुत पुराना प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ये है कि अब ये चीज़ हाईलाइट हो रही इतने सालों के बाद। और अगर आप उस केस को भी स्टडी करोगे, जिसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही, आप चाहो तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन अगर आप उस केस को स्टडी करोगे तो आपको ये फील होगा कि बहुत सी चीज़ें उनके साथ गलत हुई हैं। बट विवेक ओबरॉय को फ़ायदा हुआ इन सारी चीज़ों से, वो भी एक ऐसे समय पे जाके जिसमें कभी उसने खुद शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भविष्य में उसके साथ ये सब होने वाला है। क्यों? बिकॉज ही डिड समथिंग गुड, ही डिड अ गुड डीड, ही प्रोटेक्टेड अ वुमेन उस टाइम पे एंड ही स्टूड बाय द राइट पीपल। द ओनली प्लेस वेयर आई थिंक ही वेंट रॉन्ग, जो मुझे लगता है उसने गलत किया, वो था कि पब्लिकली सलमान खान से जो माफ़ी मांगी थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो हो सकता है लोगों ने विवेक ओबरॉय को कन्विंस कर लिया होगा कि वो भाई जाओ तुम पब्लिकली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी करा दो, और फिर हो सकता है उस टाइम पे विवेक ओबरॉय के मन में आएगा कि अगर अपना करियर बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा, पब्लिकली मुझे इस बंदे से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि जो विवेक ओबरॉय ने उस टाइम पे स्टैंड लिया था वो सही लिया था। मैंने विवेक ओबरॉय का वो इंटरव्यू भी देखा है जिसमें वो ये कहता है कि हाँ मैंने गलत किया था। तो ये चीज़ मुझे बस लगती है कि सही नहीं थी, कि अगर आपने कर दिया इतना बढ़िया काम, फिर आपके सामने चाहे कोई भी हो, नॉट टू से कि सलमान खान अच्छे काम नहीं करता, सलमान खान ने भी बहुत अच्छे काम किए, ऐसा सुनने में आया है कि कैंसर पेशेंट्स की मदद करी है, गरीब बच्चों की मदद करी है, ब्ला 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 जो भी है। अच्छे काम तो कम ही है, सलमान के बुरे कामों की लिस्ट ज़्यादा लंबी है। बट हम नहीं जानते, हम किसी को भी प्राइवेटली नहीं जानते हैं, हम सबको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही देख रहे हैं। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इनकी भी पीआर मशीनरी होती है, इनकी भी मार्केटिंग होती है। मैं खुद मार्केटिंग से हूँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग मैंने बहुत सारी मूवीज़ की करी है, ओवर 40 मूवीज़ की मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है। तो मैं सेलिब्रिटीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, एटलीस्ट वो जो उनका पब्लिक पर्सोना होता है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। तो अब पॉइंट ये है कि कर्मा वापस आता है, और ऐश्वर्या राय ने उस टाइम पे विवेक ओबरॉय के साथ बहुत गलत किया, बिकॉज़ इतना सब कुछ बेचारे ने झेला, और ऐश्वर्या ने एक बार ढंग से उस रिलेशनशिप को एडमिट भी नहीं किया, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, और बेचारे को छोड़ भी दिया। और क्या आप लोग ये जानते हैं कि अभिषेक बच्चन और विवेक ओबरॉय भी अच्छे दोस्त थे? जी हाँ दोस्तों, अभिषेक बच्चन विवेक के अच्छे फ्रेंड थे और आज भी हैं। आज भी अगर वो कहीं मिलते हैं किसी गैदरिंग में, किसी पब्लिक प्लेस में, और आप गूगल कर सकते हैं उनकी फ़ोटोज़, उनकी काफ़ी ऐसी फ़ोटोज़ भी है जहाँ वो एक दूसरे को हग कर रहे हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो अभिषेक बच्चन के तो रिलेशनशिप सलमान खान से भी बहुत अच्छे हैं, वो भी एक दूसरे को हग करते हुए नज़र आए हैं, बिकॉज़ वो अभी अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। अमिताभ बच्चन अपने इंडस्ट्री में बहुत दिग्गज हैं, और सबसे क्रेज़ी बात तो ये है कि अमिताभ बच्चन भी रिलेशनशिप के मामले में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उनका इतने सालों से अलेजिड रिलेशनशिप है रेखा के साथ, और डिनाई करने के बावजूद उनकी भी एक सेल्फी वायरल हो गई थी जो प्लेन के अंदर थी। तो जब प्लेन में पायलट अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी लेने गया तो बैक सीट पे रेखा बैठी हुई थी, जबकि ये दोनों ऐसा दिखाते हैं कि हम तो एक दूसरे से मिलते ही नहीं, पब्लिकली ही मिलते हैं अवार्ड फंक्शंस में, अदरवाइज़ तो नहीं। तो एक जाहिर सी बात, एक माहौल रहता होगा बच्चन के घर में जिसमें रेखा का डिस्कशन होता ही रहता होगा, और रेखा भी जब भी पब्लिकली ऐश्वर्या राय से कहीं भी मिलती है तो बहुत अच्छे से मिलती है, और रेखा भी बहुत अच्छे से मिलती है। क्या पता ये बात जया बच्चन को डाइजेस्ट ना होती हो, पर क्यों ना हो डाइजेस्ट, खुद जया बच्चन इतना अच्छे से मिलती रेखा से। तो ये तो एक मिस्ट्री है कि क्या रेखा उनकी फैमिली का हिस्सा है या नहीं है। क्या ऐसा है कि प्राइवेटली ये लोग सब खुश हैं साथ में, बट पब्लिकली ऐसा दिखाते हैं कि ओ हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वरना इतना गले लग लग के, इतना हंस हंस के कौन मिलता है किसी से भी, स्पेशली जब उस इंसान का आपके पिता या फादर इन लॉ या हस्बैंड के साथ, इन ऑल 3 केसेस, इतना सॉलिड रूमर भी नहीं है, मतलब कि इट्स लाइक अ थिंग जो कि 50% हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। तो विवेक ओबरॉय अभिषेक बच्चन के भी दोस्त हैं,
और आगे जाके अभिषेक बच्चन ने भी शादी कर ली ऐश्वर्या से। और ये भी कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन वॉज ऑल्सो डेटिंग अ मॉडल कॉल्ड दीपानिता, एंड व्हेन ही मेट ऐश्वर्या ही एंडेड अप विद हर। फिर कई लोग कहते हैं कि अभिषेक बच्चन वॉज इन सीरियस रिलेशनशिप विद रानी मुखर्जी जब ये सब चल रहा था। तो कौन सी न्यूज़ 100% सही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बात तो सही है कि इस सारे के सारे पूल में 2 से 3 लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है। एक तो है सोमी अली, जो बार बार हर थोड़े थोड़े दिनों में प्रकट हो जाती हैं किसी ना किसी पॉडकास्ट में, किसी ना किसी चैनल पे, और जाके बताती है कि मेरे साथ सलमान ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, और तो कोई नहीं बोलता, वो तो बोलती है। और विवेक ओबरॉय इसलिए बिकॉज विवेक भी एक ज़माने में अपना पक्ष रख चुके हैं, और उसके बाद जब उन्होंने उस चीज़ के बारे में बातचीत करी तो ये तो एडमिट किया कि हाँ भैया मैं रिलेशनशिप में था और मैंने ये सारी चीज़ें की, और बाकी तो जग ज़ाहिर है, ठीक है। तो अब ये जो सीक्रेसी वाली बात है, देखिए सीक्रेसी का ही गेम चल रहा है ना, अभी भी ये चल रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक की लाइफ का जो सीक्रेट है वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा। इतने सालों से ये सब खुश हैं नहीं हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है। और एक और अजीब सी चीज़ जो हमने ऐश्वर्या के साथ देखी है वो ये है कि ऐश्वर्या की जो बेटी है वो हमेशा ऐश्वर्या के साथ हद से ज़्यादा क्लिंगी होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। अब अभिषेक बच्चन के साथ उनकी बेटी ज़्यादा नहीं दिखती, बहुत रेयर ओकेजन्स पे दिखती है। उस टाइम भी जब साथ होते हैं तब भी वो अपनी माँ का ही ऐसे हाथ पकड़ के रखती है। अब आप बोलोगे कि तो क्या हो गया, वो तो उसकी बेटी है, बट यहाँ पे मुझे को डिपेंडेंट एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि इतना भी ज़्यादा एक सर्टन एज तक तो ठीक रहता है, लेकिन एक एज के बाद इतना ज़्यादा अपनी माँ के प्रति और फादर के साथ नहीं, फादर एनर्जी जो मैस्कुलिन प्रेजेंस वो बहुत कम है आराध्या बच्चन के आसपास। तो हो सकता है ये भी एक फैमिली में एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करता हो, क्योंकि किसी भी फादर को ये फील हो सकता है। अब मैंने कहा ना कि मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं उतना ही बोल रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट में आ जाते हैं रणबीर कपूर भी। अब रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय से तब मिले थे जब वो एक बहुत पहले की मूवी थी आ अब लौट चले, उसमें वो छोटे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और कुछ ऐसी रूमर्स भी हैं उनसे रिलेटेड, ऐश्वर्या और रणबीर से रिलेटेड, जो कि ऐसी साउंड करती कि क्या ये हुआ होगा, क्या उस ज़माने में जब वो एक एडी हुआ करते थे, जब वो इतने यंग थे, क्या उसके और ऐश्वर्या के बीच में कुछ हुआ होगा, ऐसा आप सोचते हो, क्योंकि कुछ रूमर्स हैं ऐसी। एंड रणबीर यूज्ड टू डेट गर्ल्स हु आर मच एल्डर टू हिम। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ऐश्वर्या राय के लिए ऐसा कहते हैं कि शी वॉज नॉट हैप्पी और शी वॉज टोटली अगेंस्ट अभिषेक बच्चन डूइंग एनी इंटीमेट सीन विद एनी ऑफ हिज को स्टार्स। तो उन्होंने लिटरली कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट भी बनवाया था जिसमें कि ये चीज़ मेंशन की गई थी। लेकिन जब ऐश्वर्या की बारी आई इंटीमेट होने की, चाहे वो ऋतिक रोशन के साथ हो, चाहे वो रणबीर कपूर के साथ हो, तो उन्होंने उस चीज़ को किया, अच्छे वे में किया, मतलब अच्छा वे एज एन प्रॉपरली, जैसे जो ज़रूरत रही होगी जितनी की उतनी इंटीमेसी तो दिखाई। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो चीज़ आप अपने पार्टनर को अलाउ नहीं कर रहे हो वो चीज़ आप खुद कैसे कर सकते हो। और ये भी हमने देखा कि अभिषेक बच्चन एक्चुअली में किसी के साथ ऐसे क्लोज होते हुए, चिपकते हुए, या मतलब कि अपनी हदें पार करते हुए कभी भी दिखाई नहीं दिए आज तक मूवीज़ में भी। और जो निमृत कौर के साथ अभिषेक बच्चन का नाम जोड़ा जा रहा है, तो अभी तक तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, जितनी भी बातें वो स्पेक्यूलेशन पे हो रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी की मैरिज इतनी बोरिंग हो, जब उसकी पार्टनर उसके साथ ही नहीं है, जब वो हर जगह पे सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही जा रही है, और कहीं भी अभिषेक ऐश्वर्या के साथ पहले जाते थे, पहले एक टाइम था व्हेन ग्लोबल इवेंट्स में भी अभिषेक बच्चन दिखते थे, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि अभिषेक बच्चन को एक ऐसी लाइमलाइट मिली कि यू आर ऐश्वर्याज हस्बैंड। तो एक तो ऑलरेडी वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, जया बच्चन के बेटे, अब ऐश्वर्या राय के हस्बैंड हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इंसान अपनी आइडेंटिटी को लेके कभी ना कभी तो नेगेटिव या लो फील करता ही होगा।
जबकि मैं ये जानती हूँ कि ही इज़ वेरी मैच्योर पर्सन. आई गेट वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम अभिषेक बच्चन. लाइक ही इज़ नो नॉनसेंस काइंड ऑफ गाय जो फालतू की एक्टिंग नहीं कर पाता. और ऐश्वर्या के लिए काफ़ी बार स्टैंड भी लिया है. एक बार किसी कॉमेडी शो में भी किसी ने कुछ बोल दिया था तो अभिषेक का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही सॉलिड था कि दिखता था कि हाँ एज अ हस्बैंड ही इज़ वेरी केयरिंग. लेकिन ऐश्वर्या की तरफ से मुझे वो फीलिंग कभी नहीं आई कि शी इज़ वेरी लविंग और वेरी यू नो लाइक वार्म टूवर्ड्स द हस्बैंड, या वो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा एक वो लवी डवी वाला सीन ऐश्वर्या राय का नहीं लगता. ना ही अभिषेक का लगता है मुझे. अभिषेक की तरफ से फिर भी लगता है, हो सकता है, बट ऐश्वर्या का तो बिल्कुल भी नहीं लगता. यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों जब हम बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए रिलेशनशिप के मामले में वो बहुत अनलकी है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनलकी है तो वो सही होगी. ये भी हो सकता है कि अभिषेक भी उनके साथ खुश नहीं है और मैरिज को चला रहे हैं बेटी की वजह से. और हो सकता है उनको ये लगता हो कि पूरी लाइफ उनकी माँ ने किसी और औरत की वजह से इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए. हमेशा जया बच्चन एकदम चिड़चिड़ी, गुस्सैल, लड़ाकू इंसान की तरह दिखती है. कहीं कहीं पे शी इज़ वेरी राइट. जिस तरीके से ये पैप्स का जो ये कल्चर आ गया है कि बड़ा ही फेक है पैप्स का ये कल्चर. ये ज़्यादातर पेड होते हैं. अब ये किसी जगह पे पहुंच जाते हैं, पैप्स इनके पीछे पड़ जाते हैं. बुज़ुर्ग है, नहीं अच्छा लगता होगा, ठीक है, समझ में आती है. लेकिन फिर कहीं कहीं पे शी इज़ जस्ट इरिटेटेड. शी इज़ जस्ट so triggered and so angry. It seems to me that she doesn't feel respected in her personal life. और हो सकता है कि ये connected हो उनके खुद के private personal relationship के साथ. But maybe she cannot say it. Maybe she cannot say that, you know what, I am Amitabh Bachchan's wife and I'm not happy with this man. वो ना बोल पा रही हो इस उम्र तक आके भी. मे बी शी ऑल्सो इज़ लाइक इन लव विद हिम. या हो सकता है पहले के लोग जो थे वो शादियों को चलाते थे, निभाते थे. और ये हम अमिताभ बच्चन के लिए भी कह सकते हैं, बिकॉज चाहे कितने भी रूमर्स आ गए हों उनके, बट ही पब्लिकली हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड विद जया बच्चन. किसी भी इवेंट में जाना हो, किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाना हो, कहीं भी ही ओनली गोज़ विद हर. बट मिस्ट्री तो है दोस्तों. और कर्मा जो होता है वो सिर्फ हम तक नहीं रहता, वो हमारे माता पिता का भी हमारे पे आता है. अब अमिताभ बच्चन की मैरिड लाइफ में इतनी सारी रहस्यमयी चीज़ें हो रही हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि वो बच्चों तक नहीं पहुंचेंगी? बच्चों पे उसका असर नहीं होगा. श्वेता बच्चन का भी देख लीजिए, इतना कोई अच्छा सीन नहीं है. और ना अभिषेक बच्चन ऑल्सो. तो खुश कौन है दोस्तों? जब कोई लेजेंडरी स्टार एक्टर ही खुश नहीं है अपनी शादी में, ना उसकी पत्नी खुश है, ना उसके दोनों बच्चे खुश हैं, ना उसकी बहू खुश है, कौन खुश है ये बताइए? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आम आदमी की ज़िंदगी है ना, उसकी ज़िंदगी फिर भी बहुत बेटर है. आम आदमी के ऊपर वो वाले प्रेशर्स नहीं है जो इन लोगों के ऊपर हैं. और इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझे इस बात से बड़ी सिंपैथी फील हो रही है, क्योंकि ये उनकी चॉइस है, उन्होंने चूज़ किया है. चाहते तो नहीं करते, चाहते तो कोई और काम कर लेते, कोई बिजनेस कर लेते, कुछ भी कर लेते. या फिर अगर उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें हंसते हुए एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ठीक है, यही मेरी लाइफ है, आई मस्ट एन्जॉय इट, आई मस्ट एक्सेप्ट इट. तो जो ऐसा होता है वो दिख जाता है उसके बॉडी लैंग्वेज में, एनर्जी में, वो चीज़ रिवील हो जाती खुद ही. तो दोस्तों बस इतना ही कहना था मुझे. एट द एंड ऑफ द डे, the happiest person is Vivek Oberoi when it comes to relationship. See you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram. Jai Pashupatinath.